हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे तो बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। अ न्यू कॉमेट हैज अपीयर्ड इन द स्काई एंड इज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ। A head-on collision, which is nearly unavoidable, will mean the end of life on this planet. Scientists and religious leaders react to this situation in two different ways. What happens to the comet? So एक नया कॉमेट आसमान में दिखता है। एंड कॉमेट क्या होता है? कॉमेट को हम हिंदी में फॉर एग्जाम्पल धूमकेतु बोलते हैं। So it is a celestial body made of ice and gases and burns when comes close to sun. तो जब भी वो सन के क्लोज आता है तो ये जलने लगता है, ब्राइटली लिट हो जाता है। एंड इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी जो कि आइस और गैसेस से बना होता है। एंड दिस इज बेसिक द लेटेस्ट कॉमेट जो हमें बेसिकली जुलाई में दिखा था। दैट इज द न्यूवाइज कॉमेट, उसका ये पिक है। एंड नॉर्मली कॉमेट की फॉर एग्जांपल ऐसी बॉडी होती है, कोई एक लंबी सी एलोंगेटेड टेल होती है जो कि बहुत ब्राइट होती है, बहुत ब्राइटली चमकती है। एंड ये इनका कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है जिससे हम पहचानते हैं कि ये कॉमेट है। एंड फॉर एग्जांपल इनका ऑर्बिट भी सन के अराउंड होता है, जैसे हमारे अर्थ है इसका ऑर्बिट सन के अराउंड है। बट इनका जो ऑर्बिट होता है बहुत ज्यादा एलोंगेटेड होता है, जिसको हम इसेंट्रिक भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा इसेंट्रिक इनका ऑर्बिट होता है। एंड जब भी फॉर एग्जांपल वो अर्थ के क्लोज आते हैं समवेयर इन दिस रीजन, तब दे बिकम विजिबल, तब ये स्काई में विजिबल होते हैं एंड बहुत लंबे पीरियड तक ये विजिबल होते हैं। एंड देन फाइनली वो डिसअपियर हो जाते हैं। सो इनका अपना ही ऑर्बिट होता है, सन के अराउंड ये ऑर्बिट करते हैं जैसे अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, बट इनका ऑर्बिट बहुत ही डिफरेंट होता है। सो एक नया कॉमेट स्काई में दिखता है और ये स्ट्रेट अर्थ की ओर बढ़े जा रहा है। अ हेड ऑन कोलिजन, तो इनका आपस में टकराव, हेड टू हेड टकराव अनअवॉइडेबल है, मतलब जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। नियरली अवॉइडेबल मतलब ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल है ये। एंड इसका मतलब ये है कि जब ये टकराएगा तब ये एंड ऑफ द लाइफ हो जाएगा इस प्लानेट के लिए। सब ये पूरा प्लानेट अर्थ खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट और रिलीजियस लीडर्स अलग अलग तरीके से इस सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं। इस कॉमेट को क्या होता है ये हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। दत्तादा, एन एमेच्योर साइंटिस्ट, can't stay away from the keen-eyed Dibya Chakshu for long. Dibya helps him achieve his secret ambition. Dattada's wife Indrani Devi wishes he hadn't found the object of his search. तो दत्तादा एक एमेच्योर साइंटिस्ट है। एमेच्योर का मतलब होता है जो कि प्रोफेशनल नहीं है, नॉन प्रोफेशनल, जो अपने शौक से कोई चीजें करते हैं, तो शौकिया जिनको बोले। एंड समटाइम्स आप एमेच्योर वर्ड का इस्तेमाल तब भी करते हैं जिनके पास थोड़ी कम स्किल होती है कंपेयर टू अ प्रोफेशनल। सो एक एमेच्योर साइंटिस्ट है, नॉन प्रोफेशनल साइंटिस्ट है जो कि कीन आइड, कीन आइड का मतलब होता है एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट। सो दिव्य चक्षु जिनको एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट बोल रहे हैं, उनसे वो बहुत समय तक दूर नहीं रह सकते हैं। दिव्या उनको मदद करती है उनकी सीक्रेट एम्बिशन पाने के लिए। तो एम्बिशन क्या है? समथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, जिसको आप महत्वाकांक्षा भी बोलते हैं। तो दत्तादा की पत्नी इंद्राणी देवी ये विश करती है कि उनका जो ऑब्जेक्ट है सर्च का, जिसे वो ढूंढ रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को जिनको वो ढूंढ रहे हैं, वो विश करती है कि वो ढूंढते नहीं। तो हम समझते हैं इस पार्ट को पढ़ के कि एक्चुअली में क्या मतलब है इन सब चीजों का। इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर. अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्राणी देवी. Half awake, she felt for the adjoining pillow, although she knew the answer. Dattada was not there. मूनलेस नाइट थी दिसंबर की। मूनलेस मतलब या तो चांद छुपा हुआ है बादलों में, या तो अमावस्या की रात है वो। तो मूनलेस नाइट है, आसमान में चांद नहीं है। अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज वॉज इनफ टू डिस्टर्ब स्लीप ऑफ इंद्राणी देवी. सो ब्रीज क्या होता है? जेंटल विंड, धीमी सी हवा। तो ठंडी धीमी हवा का प्रवाह विंडो के थ्रू जो आ रहा था वो काफी था इंद्राणी देवी का जो है
नींद तोड़ने के लिए, डिस्टर्ब द स्लीप है ना, उनका नींद तोड़ने के लिए। हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एंजॉयनिंग पिलो, आधी नींद में, हाफ अवेक का मतलब आधी नींद में है वो। शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो, उन्होंने एडजॉइनिंग पिलो को फील किया। एडजॉइनिंग मतलब जो उनके बाजू में है, पास वाले। पर उनको आंसर पता था, तो बेसिकली वो दत्तादा को ढूंढ रही थी और उनके पिलो पे वो ऐसे फील करके देख रही थी कि वो है कि नहीं। दत्तादा वहां पर नहीं थे। So he has gone to hobnob with that wretched Divya. At least he might have bothered to close the door. So he has gone to hobnob. Hobnob का क्या मतलब है? Hobnob का मतलब है have friendly talk और spend time together. तो जब भी आप दोस्तों से मिलने जाते हैं या उनके साथ समय बिताते हैं तो उसको hobnobbing कहते हैं। तो बोल रही हैं कि वो hobnob करने गया है wretched दिव्या के साथ। दिव्या के साथ वो मिलने गया, उससे बातें करने गया है। एंड wretched का मतलब क्या है? wretched आप उसके लिए बोलते हो जिसे पसंद नहीं करते, यू नो, समथिंग वेरी बैड। इसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। तो वेरी बैड इज वन मीनिंग। इसका मतलब फॉर एग्जांपल नीच हो सकता है, निकम्मा हो सकता है। सो अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप उनके लिए ये वर्ड यूज करेंगे wretched। सो कम से कम उसको बॉदर करना चाहिए था कि वो दरवाजा तो बंद कर देते। सो बॉदर करना मतलब टू टेक एफर्ट, एफर्ट डाल के कुछ करने को आप बॉदर करना बोलते हैं। Even as she muttered her complaints, Indrani Devi could not repress her smile. She knew how utterly oblivious her husband was of the practical problems of living. Muttered का मतलब होता है मरमर करना या धीमी आवाज में कुछ बोलना। तो जब वो धीमी आवाज में ये कंप्लेन कर रही थी कि एटलीस्ट उन्हें दरवाजा तो बंद कर देना चाहिए था, वो अपनी स्माइल भी रिप्रेस नहीं कर पा रही थी। रिप्रेस करना यानी सप्रेस करना या दबाना। तो साथ ही साथ वो स्माइल भी कर रही थी। She knew how utterly oblivious her husband was of the practical problems of living. उन्हें पता था कि उनके हस्बैंड जो है पूरी तरह से oblivious है। So utterly का मतलब होता है completely and oblivious का मतलब होता है forgetful या something like बेखबर, या बेखबर है आप किसी चीजों के लिए तो you are oblivious to that। तो वो completely oblivious है practical problems of living। So जीवन के जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं उनसे वो कंप्लीटली बेखबर है एंड इसीलिए उनको थोड़ी सी स्माइल आई थी। डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड? तो वो बोल रही है कि उनके डॉक्टर ने नहीं कहा था कि उन्हें स्पेशल प्रिकॉशन लेना है ठंड के अगेंस्ट, ठंड के लिए। बट ही वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ इट वाज लाइंग ऑन द बेडसाइड चेयर। बट वो कभी भी याद नहीं रखेंगे कि उनको स्वेटर पहनना है, टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ इट वाज लाइंग ऑन द बेडसाइड चेयर, इवन दो वो उनके बेड के साइड के चेयर में पड़ा हो। हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम? पुट अ स्पेल, सो पुट अ स्पेल एक फ्रेज है। तो पुट अ स्पेल ऑन, एंड यहाँ पे स्पेल का मतलब होता है मैजिकल स्पेल। जब आप मंत्र पढ़ते हो, जादुई मंत्र को आप मैजिकल स्पेल बोलते हो। और पुट अ स्पेल ऑन समवन, किसी के ऊपर जादुई मंत्र पढ़ देना, इसका मतलब क्या होता है? किसी को अपने वश में कर देना। एंड एक और वर्ड है इंग्लिश में सिनोनिम, जिसका मतलब होता है एनचांट कर देना। तो फिर वो बोल रही है वो कैसे याद रखेंगे जब दिव्या ने उनको अपने वश में कर रखा है। तो बेसिकली वो दिव्या से मिलने जाते हैं एंड बाकी चीजें भूल जाते हैं। इवन डॉक्टर ने उनको कहा है कि उनको अपने आप को ठंड से बचाना है तो उनको स्वेटर पहनना चाहिए, वो भी वो भूल जाते हैं। शी पिक्ड अप द व्हाइट वुलन पुलोवर, wrapped herself in a shawl and made her way to the room to break up his tete-a-tete with Divya. So उन्होंने व्हाइट वुलन पुलोवर उठाया। तो पुलोवर इज नथिंग बट स्वेटर, सो समथिंग लाइक दिस। इस तरह के स्वेटर को आप पुलोवर बोलते हो जिसको बेसिकली बुना बुना गया होता है। wrapped herself in a shawl, उन्होंने शॉल ओढ़ी और फिर वो रूफ पर चली गई, छत पर चली गई। टू ब्रेक अप हिज tete-a-tete with दिव्या। तो tete-a-tete क्या है? tete-a-tete बेसिकली प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को बोलते हैं। दो लोगों के बीच में प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को आप tete-a-tete बोलते हो। एंड ये इतना अजीब वर्ड इसलिए है क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप देख रहे हो कि बहुत ही अजीब सा है। सो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल हमारी हिंदी लैंग्वेज में
बहुत सारे उर्दू के टर्म्स हैं, बहुत सारे संस्कृत के टर्म्स हैं, एंड इवन रीजनल लैंग्वेजेस के टर्म्स भी कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज में आते रहते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश बहुत हेविली इन्फ्लुएंस्ड है जर्मनी से, फ्रांस से, एंड वहाँ के जो एलिमेंट्स हैं, एंड इवन स्पेनिश नाउअडेज, तो वहाँ के एलिमेंट्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आते रहते हैं। एंड मोस्ट कॉमन आप पाएंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एंड इसका ट्रेंड ऐसा होता है कि पुराने ज़माने में, स्पेशली 1800s 1900s में, जब भी आप फ्रेंच वर्ड का इस्तेमाल करते थे तो लोग ऐसा समझते थे कि आप थोड़े हाई फाई टाइप के इंसान हैं। सो लोग धीरे धीरे कुछ फ्रेंच वर्ड्स उठा के एज इट इज इंग्लिश में यूज करते थे, एंड वो ऐसा ट्रेंड बन जाता था कि वो फाइनली इंग्लिश में एक एक्सेप्टेड वर्ड बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल टेटा टेट भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। एंड फ्रेंच लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंपेयर टू इंग्लिश, एंड इसीलिए यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ा सा अलग सा लगेगा। एंड ये वर्ड डायरेक्टली फ्रेंच का है। तो वो रूफ पर गई उनके प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करने के लिए। तो ब्रेकअप करना मतलब इंटरप्ट करना या रोकना। She found them both huddled together, eye to eye. At least Dattada was looking into Divya's eyes. So उन्होंने क्या पाया कि दोनों आपस में लिपटे हुए हैं, huddled यानी लिपटे हुए, eye to eye, और एक दूसरे की आंखों में आंखें मिला के देख रहे हैं। At least Dattada was looking into Divya's eyes. और कम से कम दत्तादा तो दिव्या की आंखों में देख रहे हैं। When Dattada acquired his telescope, he was so thrilled that he called it Divya Chakshu, divine eye. To Indrani Devi, the telescope was like a designing woman who had ensnared her husband. So she just called it Divya and the name stuck. तो जब दत्तादा ने अपना नया टेलीस्कोप अक्वायर किया, उसे लेकर आए, तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा थ्रिल्ड थे कि उन्होंने अपने टेलीस्कोप का नाम क्या रख दिया? दिव्य चक्षु। सो दिव्य का मतलब होता है डिवाइन, एंड चक्षु का मतलब होता है आंख, सो आई। सो दिव्य चक्षु यानी डिवाइन आई। बट इंद्राणी देवी को क्या लगता था कि ये जो टेलीस्कोप है एक डिजाइनिंग वुमन है। तो डिजाइनिंग का क्या मतलब होता है? डिजाइनिंग का मतलब होता है स्कीमिंग, और जिसका मतलब है कपटी। तो उनको लगता था कि एक कपटी औरत जैसी है ये टेलीस्कोप, जिसने मेरे पति को एंस्नेयर करके रखा है। सो एंस्नेयर का क्या मतलब है? सो इट इज सिमिलर टू वश में करना। सो ट्रैप करके रखना या फुसला के रखना या अपने वश में करना। सो सिमिलर मीनिंग्स है। तो उसको ऐसा लगता है कि एक कपटी औरत है जिसने मेरे हस्बैंड को अपने काबू में रखा है। तो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या, इसलिए वो सिर्फ उसे दिव्या बुलाती थी। एंड द नेम स्टक, और ये जो नेम है वो स्टक हो गया, मतलब इसे दिव्या ही बुलाया जाने लग गया। टू दत्तादा द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। दत्तादा के लिए जो टेलीस्कोप है ये उनके लाइफ टाइम एम्बिशन का, अपनी जिंदगी के एम्बिशन के पूरे होने का प्रतीक है। सो मार्क यानी प्रतीक होना। एज एन एमेच्योर astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर की तरह उन्होंने हमेशा क्या लॉन्ग किया? लॉन्ग करना मतलब डिजायर करना, किसी चीज की कामना रखना। सो किस चीज की कामना रखते थे? कि उनके पास इनफ मनी हो, काफी पैसे हो, ताकि वो एक अच्छा टेलीस्कोप खरीद सके, और उनके पास इतना खाली समय हो, स्पेयर टाइम यानी खाली समय, जब वो हेवेंस को ऑब्जर्व कर सके। तो स्पेयर यानी खाली, हेवेंस का यहाँ पे मतलब हो गया यूनिवर्स या स्काई, ताकि वो आसमान को ऑब्जर्व कर सके। नाउ ये जो वर्ड एमेच्योर है, इसके दो प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। एक है एमेच्योर, जो कि मोस्टली अमेरिकन वे ऑफ सेइंग एमेच्योर है, एंड एमेच्योर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से हो सकता है। एक है एमेच्योर, जो कि अमेरिकन वे ऑफ प्रोनाउंसिंग है, और दूसरा है एमेट्योर, जो कि ब्रिटिश वे ऑफ प्रोनाउंसिंग है। दोनों सही है। सो आप चाहे तो एमेच्योर बोल सकते हैं, आप एमेट्योर बोल सकते हैं, एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल। He got them both when he retired with ample money. The telescope was duly installed, and long were the dark nights that Dattada spent in stargazing. At least Indrani Devi thought so. So उनको दोनों मिल गया, मतलब टाइम भी मिल गया, मनी भी मिल गया, जब वो रिटायर कर लिया विथ एम्पल मनी, अच्छे खासे पैसे के साथ। तो एम्पल यानी इनफ या इवन मोर देन इनफ। तो एम्पल का मोस्टली मीनिंग होता है इनफ। तो जब वो काफी पैसे के साथ रिटायर करे तो उनके पास दोनों चीजें आ गई, पैसे भी आ गए और उनके पास समय भी आ गया, बिकॉज अब वो काम नहीं करते।
तो टेलीस्कोप जो है ड्यूली इंस्टॉल किया गया, ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपरली, एंड उसके बाद उनकी रातें बहुत लंबी होने लगी, जिनको वो कैसे स्पेंड करते थे, स्टार गेजिंग में। तो स्टार गेजिंग का मतलब होता है जब आप स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर टर्म है जिसको बोला जाता है स्टार गेजिंग, ऑब्जर्विंग या स्टडीइंग स्टार्स। या कम से कम इंद्राणी देवी को ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा समय बिताते थे स्टार गेजिंग में। हियर पुट ऑन दिस स्वेटर, और डू यू वांट नबीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो। हियर ये लो, ये स्वेटर पहनो, और या तो तुम चाहते हो कि नबीन बाबू, तो नबीन बाबू उनके डॉक्टर हैं, नबीन बाबू तुम्हें कल बेड रेस्ट ऑर्डर करें। Like every other amateur astronomer, Dattada had a secret ambition that he would one day discover a new comet. तो फाइनली अब हमें पता चलता है उनका एम्बिशन क्या था। तो किसी भी एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर की तरह दत्तादा का भी एक सीक्रेट एम्बिशन था, वो ये था कि वो एक दिन एक नया कॉमेट डिस्कवर करें। फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि कॉमेट्स नए हो सकते हैं। सो जब भी आप आसमान देखोगे तो वहां पे जो तारे हैं वो ऑलमोस्ट स्टिल होता है, स्टिल स्काई होता है, एंड मोर ऑफन देन नॉट सारे जितने भी स्टार्स आप ऑब्जर्व करते हो स्काई पे, वो सारे डिस्कवर्ड होते हैं, सबको पता होता है सबकी पोजीशंस क्या हैं, वो कब अपीयर होते हैं, किस डायरेक्शन में होते हैं। बट कॉमेट्स नए हो सकते हैं, दे कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, एंड वो आते रहते हैं रिमोट कॉर्नर से, मतलब बहुत ही डिस्टेंट, बहुत ही दूर, रिमोट यानी डिस्टेंट, बहुत ही दूर सोलर सिस्टम के कोनों से। सो वो स्टिल सोलर सिस्टम के पार्ट है। सोलर सिस्टम के पार्ट क्यों है? बिकॉज वो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, बट सोलर सिस्टम के बहुत ही दूर के कोने से वो आते हैं। लाइक प्लैनेट्स, कॉमेट्स आल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन, बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली एक्सेंट्रिक। प्लैनेट्स की तरह वो भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, बट उनके जो ऑर्बिट होते हैं वो बहुत ही इसेंट्रिक होते हैं। एंड मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया था, इसेंट्रिक का मतलब है हाईली इलिप्टिकल, तो बहुत ज्यादा इलिप्टिकल होते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक सर्कल हुआ तो ये इलिप्टिकल हो गया, एंड फॉर एग्जांपल ये भी एक इलिप्स है, हाईली, इसको आप बोलेंगे हाईली इसेंट्रिक इलिप्स। सो बहुत ही ज्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है उनकी, इसलिए फॉर एग्जांपल अगर इस कोने पे वो अगर आज अपीयर हो रहे हैं तो काफी टाइम के बाद घूम के वो वापस उस पोजीशन पे आएंगे, इस एरिया पे। So once in a while a comet comes close to the sun. It has a longish tail that is lit brilliantly by the sunlight, and then it recedes into darkness, not to be seen again for years or for centuries. So once in a while comet जो है सन के पास आता है, एंड जैसे वो सन के पास आता है उसकी लॉन्गिश टेल यानी लॉन्ग टेल जो है बहुत ब्यूटीफुली लिट, चमक उठती है, लिट हो रहा है यानी चमकना सनलाइट के द्वारा, एंड देन फिर वो वापस क्या करता है, रिसीड कर जाता है डार्कनेस में, अंधकार में। तो रिसीड का मतलब होता है गो अवे, नॉट टू बी सीन अगेन, और फिर सालों तक और कभी कभी सेंचुरीज तक भी वो नहीं दिखते हैं। What chance did he stand with his 8-inch Dibya? Didn't professional astronomers have gigantic telescopes? So stand a chance का क्या मतलब है? तो stand a chance का मतलब होता है जीतने की संभावना। तो यहाँ पे किस चीज की संभावना की बात कर रहे हो? उस कॉमेट को, किसी भी नए कॉमेट को ढूंढने की, सो डिस्कवर करने की। सो वो आप ये बोल रहे हैं कि 8 इंच दिव्या से, सो 8 इंच बेसिकली उस पर्टिकुलर टेलीस्कोप का एक स्पेसिफिकेशन है, एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। सो 8 इंच दिव्या से मेरी जीतने की क्या संभावना है, मतलब मेरी उस कॉमेट को डिस्कवर करने की क्या संभावना है। Didn't professional astronomers have gigantic telescopes? प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के पास क्या बड़े टेलीस्कोप्स नहीं होते हैं? सो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में होते हैं, एस्ट्रोनॉमी फील्ड में, सो एस्ट्रोनॉमर्स बेसिकली आर प्रोफेशनल्स हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे कि हो गया प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज एटसेट्रा। तो इनको जो स्टडी करते हैं उनको आप एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हो। तो जो भी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं। तो फॉर एग्जांपल उनके पास 40 इंच टेलीस्कोप होता है, उनके पास फॉर एग्जांपल 19 इंच टेलीस्कोप होता है, एंड इनफैक्ट आई थिंक सबसे बड़ा टेलीस्कोप इज समवेयर अराउंड 400 इंच। एंड उनके पास कितने इंच का टेलीस्कोप है? ओनली 8 इंच।
तो वो सोच रहे हैं कि उस एंड फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका ये स्पेसिफिकेशन ये नंबर बड़ा होते जाता है उतना ज्यादा दूर और उतना ज्यादा क्लियर आप देख सकते हैं. दत्तादा was optimistic. He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint and nebulous galaxies. They might miss such an insignificant thing as a comet, which they were not expecting to see anyway. But दत्तादा क्या थे? ऑप्टिमिस्टिक थे. सो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है कि वो होपफुल हैं, आशावादी हैं. क्या चीज के लिए होपफुल है कि वो ढूंढ निकालेंगे एक नया कॉमेट प्रोफेशनल से पहले. कैसे कि उनको पता था कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास प्री असाइन प्रोग्राम्स होते हैं. प्री असाइन मतलब उनके पास पहले से असाइन टास्क होते हैं एंड वो क्या करते हैं, वो फेंट स्टार्स, धुंधले स्टार्स को देखते हैं एंड नेबुलस गैलेक्सीज को देखते हैं. तो नेबुलस का क्या मीनिंग है? नेबुलस का मतलब होता है क्लाउडी. सो बेसिकली जो भी गैलेक्सीज होते हैं मोस्टली दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स एंड दे आर वेरी हेजी. सो नेबुलस का मतलब क्लाउडी होता है, हेजी होता है. सो ऐसे गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते रहते हैं एंड वो मिस कर देंगे. दे माइट मिस मोस्टली वो जो है एंड शायद वो ऐसी कॉमेट जैसी इनसिग्निफिकेंट चीज को, इनसिग्निफिकेंट यानी अनइम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट ना हो, जिसका महत्व कम हो. सो कॉमेट जैसी इनसिग्निफिकेंट चीज को वो मिस कर देंगे जिसको वो एक्चुअली में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं देखने के लिए भी. Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professionals had missed. And indeed, in fact, वो बता रहे हैं कि amateurs ने पहले भी डिस्कवर किए हैं नए कॉमेट्स जिनको प्रोफेशनल्स ने मिस कर दिया डिस्कवर करने से. And it looked to Dattada that tonight was going to be the big night. For against the background of the same old stars, Dattada had detected a faint stranger. And Dattada को ऐसा लगा कि आज जो है उनकी बड़ी रात होगी. It was going to be the big night. मतलब आज उनका जो सपना था वो पूरा होगा. For against the background of the same old stars. So जो बैकग्राउंड था पुराने स्टार्स के साथ जो स्काई वो देख रहे थे जिसमें पुराने तारे भी थे, दत्तादा ने क्या डिटेक्ट किया? एक फेंट स्ट्रेंजर, एक धुंधला सा स्ट्रेंजर, एक नई चीज ऑब्जर्व की. He re-examined the charts with him, checked his dibya for any smudges on the optics, did some calculations on his pocket calculator in torchlight. For though absent-minded about daily chores, he was meticulous in his observations. उन्होंने री-एग्जामिन किया, वापस से देखा, वापस से जांचा. एग्जामिन करना यानी जांचना. क्या जांचा उन्होंने? चार्ट्स को. सो बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स चार्ट्स रखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स, जिनमें वो देखते हैं कि रिलेटिव पोजीशंस क्या है स्टार्स की, स्काई में वो किस डिग्री पे कहाँ क्या चीजें लाई करती हैं. तो उन चार्ट्स को उन्होंने वापस एग्जामिन किया एंड दिव्या को चेक किया अपने टेलीस्कोप को कि उसमें कोई धब्बे हैं कि नहीं. स्मजेस यानी धब्बे. ऑन दी ऑप्टिक्स. सो ऑप्टिक्स का मतलब है जो भी चीजें उनके ऑप्टिकल सेटअप में है. सो फॉर एग्जांपल लेंसेज, मिरर्स को आप इन जनरल एक टर्म से डिनोट करते हो, ऑप्टिक्स. सो उन्होंने चेक किया कि उनके जो भी लेंसेज हैं आगे या पीछे जिनसे वो देख रहे हैं उनमें कोई धब्बे ना हो. उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए अपने पॉकेट कैलकुलेटर में टॉर्च लाइट की मदद से. एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इवन दो वो एब्सेंट माइंडेड है. सो एब्सेंट माइंडेड का मतलब सेम थिंग है, फॉरगेटफुल या ऑब्लिवियस. सो इवन दो वो फॉरगेटफुल है अपने डेली कामों के लिए, चोर्स यानी रूटीन टास्क. डेली के जो रूटीन टास्क होते हैं उनको आप चोर्स बोलते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर डेली फॉर एग्जाम्पल दूध लाना है, आपको डेली सब्जी खरीदनी है, सो आप उनको चोर्स बोलेंगे. सो उनके डेली चोर्स को भले ही वो भूल जाए लेकिन वो बहुत ज्यादा मेटिकुलस थे अपने ऑब्जर्वेशंस में. मेटिकुलस का मतलब वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव. Yes, there can be no mistake. What he was looking at had not been there earlier and it did look like a new comet. So हाँ, कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती यहाँ पे. जो वो देख रहे थे वो वहां पर पहले नहीं था एंड वो एक नए कॉमेट जैसा दिख रहा था. 2 days later, the Anand Bazar पत्रिका came out with the news. कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट. सो 2 दिन के बाद आनंद बाजार पत्रिका जो उनका लोकल न्यूज़पेपर है उसमें न्यूज आती है कि कलकत्ता के एक आदमी ने एक नया कॉमेट डिस्कवर किया. फ्रॉम आवर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट. तो कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है रिपोर्टर.
सो उस न्यूज आर्टिकल में लिखा था कि हमारे स्पेशल रिपोर्टर ने ये आर्टिकल लिखा है। Shri Manoj Datta, a resident on the northern outskirts of Calcutta, has claimed to have discovered a new comet. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics (IIA) at Bangalore of its whereabouts. The IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at Kavalur. So मनोज दत्ता जो नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में कलकत्ता के थोड़े आउटर एरिया में रहते हैं, उन्होंने क्या क्लेम किया है कि उन्होंने एक नया कॉमेट डिस्कवर किया है। उन्होंने लास्ट 2 रातों तक उस कॉमेट को देखा है एंड उन्होंने IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बैंगलोर में है उसको उनको इन्फॉर्म किया है उसके ठिकानों को। वेयर अबाउट्स यानी ठिकाना या प्लेस वेयर someone or something is. The IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia at Kavalur. So IIA ने क्या किया, अपना 90 इंच का टेलीस्कोप चलाया जो कि एशिया में बिगेस्ट है और वो कवलूर में है। So basically कवलूर एक जगह है तमिलनाडु में एंड वहां पे ये 90 इंच का टेलीस्कोप जो कि उस समय सबसे बड़ा टेलीस्कोप था एंड वो ऐसा दिखता था। फॉर एग्जाम्पल ये है बेसिकली कवलूर में वाइनू बप्पू ऑब्जर्वेटरी, बट अब ये सबसे बड़ा टेलीस्कोप नहीं रहा। अभी भी सबसे बड़ा टेलीस्कोप इंडिया में ही है जो कि बहुत ही रिसेंटली नैनीताल में इनॉग्रेट किया गया है जिसे हम DOT बुलाते हैं, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। एंड ये 141 इंच का टेलीस्कोप है, सो काफी बड़ा है कंपेयर टू 90 इंच टेलीस्कोप, बट ये स्टिल एशिया में लार्जेस्ट है एंड ये हमारे पास है। If it confirms Datta's finding, it will be the high point in his lifelong career as an amateur astronomer. अगर इस टेलीस्कोप ने कंफर्म कर दिया दत्ता की फाइंडिंग को, दत्ता की फाइंडिंग को, फाइंडिंग यानी डिस्कवरी, तो ये उनका हाई पॉइंट होगा, मतलब उनका पीक होगा उनके पूरे जिंदगी के करियर का एज अ एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर। Datta, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope, which he calls Divya. So, Datta जैसे कि उसे प्यार से affectionately यानी प्यार से उनके दोस्त और उनके एडमायरर जो उनको रिस्पेक्ट से देखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनको बुलाते हैं, ये एस्टिमेट करते हैं कि ये जो कॉमेट है वो क्लियरली विजिबल होगा नेकेड आई से आने वाले कुछ महीनों में, और ये सारा क्रेडिट इस डिस्कवरी का अपने 8 इंच टेलीस्कोप को देते हैं जिसे वो दिव्या नाम से बुलाते हैं। Thereafter, it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named. And इसके बाद सिर्फ 1 हफ्ते लगे इस कॉमेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए और इसका ऐसा नाम रखने के लिए। इसका नाम क्या रखा गया? कॉमेट दत्ता। For the IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. So IIA ने confirm की ये finding, ये discovery, and पूरे वर्ल्ड में इसे communicate कर दिया, inform कर दिया, and जैसा कि एक accepted practice है उसके according नए कॉमेट का नाम जो है उसके डिस्कवरर के नाम के ऊपर रखा जाता है, वो रख दिया। This brought in unwelcome publicity to the introvert Datta. But ये क्या लेके आई? Unwelcome publicity. Unwelcome यानी unwanted. ये डिस्कवरी उनके लिए अनवांटेड पब्लिसिटी लेके आ गई एंड उनको क्या बुलाया जा रहा है? इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट उन लोगों को बोलते हैं जो कि बहुत ही क्वाइट होते हैं एंड रिजर्व्ड होते हैं, उनको ज्यादा सोशल गैदरिंग पसंद नहीं है। There were numerous receptions and functions to attend. Returning from one such ceremony, Datta muttered to himself in disgust, I almost wish I had not discovered this comet. बहुत सारे न्यूमरस यानी बहुत सारे रिसेप्शंस हुए, बहुत सारे फंक्शंस हुए जिन्हें उनको अटेंड करना पड़ा एंड इसी तरह के एक सेरेमनी से रिटर्न करने के बाद दत्ता ने मटर किया यानी धीमी आवाज में बोला अपने आप को इन डिस्गस्ट, घृणा से, I almost wish I had not discovered this comet. मैं ये almost wish कर रहा हूं कि काश मैंने ये कॉमेट डिस्कवर नहीं किया होता।
To his surprise, Indrani Devi agreed. I wish the same, though not for the same reason. May I ask why you wish I had not discovered this comet? Dattada asked. To his surprise मतलब उनको सरप्राइज करते हुए इंद्राणी देवी ने अग्री किया उनसे. मैं भी यही विश कर रही थी कि काश तुमने ये कॉमेट डिस्कवर नहीं किया होता, बट अलग रीजन की वजह से. तो वो पूछते हैं कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि वो ये रीजन क्या है कि मैंने डिस्कवर नहीं किया होता इस कॉमेट को. दत्तादा ने अपनी वाइफ से पूछा. Comets bring ill luck, and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one. इंद्रानी देवी said with concern. Comets जो है बुरी किस्मत लाते हैं, यानी अपशगुन लाते हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा एक अच्छा आदमी इसकी डिस्कवरी के साथ एसोसिएटेड ना हो, मतलब इसका नाम इसकी डिस्कवरी के साथ ना जुड़ा हो. एसोसिएट होना यानी जुड़ा होना. इंद्रानी देवी सेड विद कंसर्न, तो उन्होंने कंसर्न के साथ, चिंता के साथ ये कहा. Dattada laughed. I see that even an MA degree has not cured you of your superstitions. There is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth. दत्तादा हंस के क्या बोले, मैं देख रहा हूँ कि इवन तुम्हारी जो MA डिग्री है उसने भी तुम्हारे अंधविश्वास को क्योर नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया. सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास. There is no correlation. Correlation यानी संबंध. So कॉमेट के आने का और अर्थ में कोई प्रलय आने का, कैलामिटी यानी डिजास्टर या प्रलय. तो अर्थ में कोई डिजास्टर आने का या प्रलय आने का और कॉमेट के आने का कोई भी संबंध नहीं है, या किसी भी तरह का व्हाटसएवर यानी किसी भी तरह का संबंध नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कॉम्पोजिशन इज वेल अंडरस्टूड. ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब उल्टा, कॉमेट्स जो है साइंटिफिकली स्टडी किए जाते हैं और इनके कॉम्पोजिशन यानी ये क्या चीज से बने हैं, तो इनके इंग्रेडिएंट जिस चीज से वो बने होते हैं उनके कॉम्पोजिशन को अच्छे से समझा जाता है. देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है. वेल, यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंजाइटी टू एनीबॉडी. और तुम जल्द ही देखोगी कि ये जो कॉमेट है मेरा, ये हार्मलेसली बिना कुछ नुकसान पहुंचाए पास कर जाएगा, बिना किसी को चिंता दिए. एंजाइटी यानी चिंता या टेंशन. इन दिस लास्ट कॉमेंट हाउएवर, दत्तादा वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट. बट इस लास्ट कॉमेंट में दत्तादा पूरी तरह सही नहीं होने वाले थे. तो हम देखेंगे अगले पार्ट में कि एक्चुअली में क्या होता है, कि क्यों सही वो नहीं है, मतलब क्या हार्म पहुंचाने वाला है कॉमेट दत्ता. एंड ऑन अनदर नोट, एक्चुअली कॉमेट्स अर्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं. इनफैक्ट दोनों की बातें सही हैं. एक तरफ जो दत्तादा बोल रहे हैं कि कॉमेट्स जो है हार्मफुल नहीं होते हैं, इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि अर्थ में जो भी वाटर है वो एक कॉमेट लेके आया है, क्योंकि कॉमेट बेसिकली आइस के बने होते हैं एंड अर्थ में पानी इसी तरह के कॉमेट से आया है हमारे पास. बिकॉज बहुत क्लोज जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो आजू बाजू जो भी प्लैनेट्स हैं, वहां पे पानी के एक्चुअल नामो निशान है नहीं. दो मार्स में हम सोच रहे कि है, बट फार अवे सोलर सिस्टम के जो कोने होते हैं उनमें शायद आइस है. एंड वहां से जब ये कॉमेट्स आते हैं तो वो फॉर एग्जांपल अगर अर्थ से टकराते हैं तो उसके टकराने से जो भी वाटर है वो फॉर्म होता है, एंड इस तरह से माना जाता है कि अर्थ में वाटर आया है. एंड अनदर पॉइंट कि वो कैलामिटी लाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए हैं, तो डायनासोर बेसिकली पीक पे पहुंच गए थे. जैसे आज हम ह्यूमंस अपने पीक पे हैं, फूड चेन की पीक में है, डायनासोर्स भी पीक पे पहुंच गए थे. बहुत ज्यादा उनका कोई भी बेसिकली प्रे उनको कोई नहीं मार सकता था, तो टॉप मोस्ट प्रेडेटर थे एंड उनका खात्मा एक कॉमेट नहीं किया था, ऐसा माना जाता है. एंड जब भी कॉमेट आते हैं, जब अगर टकराएंगे अर्थ से, तो मिनट में प्रलय आता है. सो फॉर एग्जाम्पल वो इतने बड़े होते हैं कि पूरे अर्थ में अर्थक्वेक आ जाएगा एंड पूरा जो अर्थ है वो तबाह हो जाएगी. तो इसमें लास्ट सेंटेंस में बोला जा रहा है कि दत्तादा एग्जैक्टली राइट नहीं थे. इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है इस कॉमेट की वजह से. तो चलिए इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चंस करते हैं. व्हाई डज इंद्रानी देवी डिसलाइक दत्तादास हॉबनॉबिंग विद दिव्या. तो इंद्रानी देवी को क्यों दिव्या के साथ दत्तादा की हॉबनॉबिंग पसंद नहीं थी. तो हॉबनॉबिंग अगर आपको याद हो तो उसका मतलब है कि फ्रेंडली चैट करना, अपने दोस्तों से मिलना. सो इंद्रानी देवी डिसलाइक दत्तादास हॉबनॉबिंग विद हिज टेलीस्कोप दिव्या बिकॉज he would forget all the household chores, ignore the precautions against the cold,
and spent a large amount of time observing the skies in the night instead of spending time with his wife. तो उनको क्यों नहीं पसंद थी? क्योंकि वो अपने हाउस होल्ड चोर्स भूल जाते थे, अपने प्रिकॉशंस कोल्ड के अगेंस्ट भूल इग्नोर करते थे, ध्यान नहीं देते थे उस पर, एंड बहुत ज्यादा समय स्काई को ऑब्जर्व करने में बिताते थे रात में इंस्टेड ऑफ वो समय अपनी वाइफ के साथ बिताए. शी इज कंप्लेनिंग एंड स्माइलिंग. वाई शी स्माइलिंग? तो वो कंप्लेन भी कर रही थी और स्माइल भी कर रही थी साथ ही साथ. तो वो स्माइल क्यों कर रही थी? तो शी इज स्माइलिंग बिकॉज ऑफ द फॉरगेटफुल नेचर ऑफ दत्तादा. वो दत्तादा के फॉरगेटफुल नेचर की वजह से स्माइल कर रही थी कि वो हर चीज भूल जाते थे. शी न्यू दैट ही ओवरलुक द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन लाइफ. उनको पता था कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो भी लाइफ के हैं उसको ओवरलुक करते थे. ओवरलुक करने में ध्यान नहीं देते थे. He would forget to wear the sweater. वो स्वेटर पहनना भूल जाते थे. Even if वो it was kept beside the bed. Even though वो बेड के साइड में रखा हुआ होता था. What was Dattada's secret ambition? दत्तादा का secret ambition क्या था? Dattada's secret ambition was to discover a comet someday. तो उनका secret ambition ये था कि वो एक comet discover करें एक दिन. What did he do to achieve it? तो ये achieve करने के लिए उन्होंने क्या किया? He bought a 8-inch telescope. He bought an 8-inch telescope and spent a lot of time observing the skies to discover a comet. तो इसे अचीव करने के लिए उन्होंने एक 8-inch टेलीस्कोप खरीदा और बहुत ज्यादा समय व्यतीत किया स्काई को ऑब्जर्व करने में ताकि वो कॉमेट को डिस्कवर कर सके. तो यही वो अचीव करना चाहते थे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ कॉमेट एज गिवन इन द स्टोरी? सो इस स्टोरी में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक प्लैनेट और कॉमेट में क्या डिफरेंस है? सो अनलाइक प्लैनेट्स, comets have highly eccentric orbits. Comets have long, brightly lit tails and they disappear for years or for centuries. So, unlike planets, मतलब planets के विपरीत comets के orbits highly eccentric होते हैं. comets के long, लंबे और brightly lit चमकदार tail होते हैं और वो years और centuries के लिए disappear हो जाते हैं. But ये सब चीजें planets के लिए true नहीं है. Why was Dattada hopeful that he would discover a new comet soon? दत्तादा होपफुल क्यों थे, ऑप्टिमिस्टिक क्यों थे कि वो डिस्कवर करेंगे एक नए कॉमेट को बहुत ही जल्द? दत्तादा was hopeful that he would discover a new comet soon because he was aware that the professionals were extremely busy. They have pre-assigned programs for exploring faint stars and nebulous galaxies and are most likely to miss a comet which they do not expect to see. So दत्तादा इसलिए होपफुल थे because उन्हें पता था, ही वॉज अवेयर, यानी उन्हें पता था कि प्रोफेशनल्स बहुत बिजी होते हैं, उनके पास प्री असाइंड प्रोग्राम्स होते हैं फेंट स्टार्स और नेबुलर गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करने के लिए, एंड मोस्ट लाइकली बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो एक कॉमेट को मिस कर देंगे जिनको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे देखने के लिए. वाई डज दत्तादा से आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट? तो दत्तादा ने ये क्यों कहा कि आई ऑलमोस्ट विश I had not discovered this comet? So Dattada said those lines because the discovery of a new comet by Dattada brought in unwelcome publicity to him. He was an introvert and preferred to stay away from social gatherings. तो दत्तादा ने ये लाइन इसलिए कही क्योंकि नए कॉमेट की डिस्कवरी की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा अनवेलकम पब्लिसिटी मिली, अनवांटेड पब्लिसिटी मिली. वो एक इंट्रोवर्ट थे एंड वो क्या प्रेफर करते थे कि वो सोशल गैदरिंग से दूर रहे, स्टे अवे यानी दूर रहे. Why is his wife unhappy about the discovery? उनकी वाइफ अनहैप्पी, नाखुश क्यों है इस डिस्कवरी की वजह से? Dattada's wife is unhappy about the discovery because she believed that comets brought ill luck and didn't want her husband to be associated with its discovery. तो Dattada's wife को लगता था, अनहैप्पी इसलिए थी क्योंकि उन्हें लगता था, वो बिलीव करती थी कि कॉमेट जो है बुरी किस्मत लेके आते हैं एंड वो नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड इस चीज से एसोसिएट किए जाए, उनकी डिस्कवरी के साथ जोड़े जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें. अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी आपकी स्क्रीन पर है. इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.